हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर बाल विकास देख सकते हैं एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे कि सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी बोलते हैं। आप सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि सीटेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं जो आपको डाउट जितने भी हैं वो सब क्लियर कराने वाला हूँ। इसमें जितने भी थ्योरीज है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सबको मैं 0 लेवल से लेकर के 100 लेवल तक आपको सारा चीज़ क्लियर कराने वाला हूँ। बस आप इसमें साथ में रहिएगा। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले सीबीएसई एग्जाम लेता था, अब जो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम लेता है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार एग्जाम ले चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं सन 2022 में, यानी कि 17 जनवरी सन 2022 में एग्जाम लिया गया था। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने जिस विधि से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, इस विधि से अगर आपने एक वीडियो भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि सीटेट को क्वालिफाइड कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लिखा है कि हमारे पहले क्वेश्चन में कि बालकों के व्यक्तिगत विकास का मतलब होता है यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग तरीके से बच्चे बढ़ते हैं। तो उसी के अनुसार कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिभाओं को उद्वत करके सटीकता से वो पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो भाई, इसमें ये कह रहा है कि भाई पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ देख सकते हैं आप, पक्के तौर पर तो कभी भी भविष्यवाणी किसी बच्चे की नहीं कह सकते हैं कि भाई ये बच्चा डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल ये पहला क्वेश्चन कट जाएगा। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि पूर्वानुमान थोड़ा बहुत तो लगाया जा सकता है कि भाई बच्चा क्या बनेगा आगे की डेट में। तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की दर जो होती है वो क्या क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। और इसका सटीक आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो है सटीक आंसर हो जाएगा। देखो भाई, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं भाई कोई बच्चा क्या बनेगा, क्या कितना हद तक क्या करेगा, लेकिन सभी बच्चों का जो विकास होता है ना, उसका जो दर होता है, बढ़ने का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। उसने बुद्धि के लेवल पे, है ना, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार वो बढ़ता है। तो ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि बाकी क्वेश्चन क्यों कटा है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 3, इसका पूरी तरीके से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा। पहला क्या कह रहा है कि विकास क्या है, क्रमबद्ध नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। विकास क्रमबद्ध होता है। उसके बाद देखेंगे पहला क्वेश्चन कट गया। दूसरे में देखेंगे कि विकास अव्यवस्थित होता है, बिल्कुल नहीं भाई। विकास जो होता है ना व्यवस्थित तरीके से होता है, तो ये कट गया, ठीक है ना, अव्यवस्थित कर दिया, इसने नेगेटिव बोल दिया। उसके बाद तीसरा नंबर पे होता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बराबर चलने वाली। और इसका जो सटीक आंसर होगा वो यही है तीसरे नंबर का, कि बिल्कुल विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है और वो कॉन्टिन्यूअसली जो है चलती रहती है, मौत तक इंसान के विकास चलते रहते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखता है। यानी कि जो रीतियां है, रीतियां का मतलब क्या होता है, परंपरा, जैसे कि अपने पूर्वजों से सीखते हैं, तो वो किससे सीखता है। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आप आसान भाषा में सीखो इसको। देखो पहला नंबर पे है कि आस पड़ोस से, बिल्कुल आस पड़ोस से सीखता है। धर्म भी से भी सीखता है 30%, स्कूल से भी 50% सीखता है। उसके बाद में है समकक्ष समूह से। समकक्ष समूह का मतलब होता है क्लासमेट से। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर पे, यानी कि चारों लेवल पे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो आप इसको क्या कर दोगे, चारों लेवल पे ही बच्चा सीखता है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ के जाना है वो है आपका जीन पियाजे, ठीक है ना। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेशन करना। अनुकूलन किन 2 मूल्य प्रक्रियाओं को समूहित करता है, ठीक है ना, यानी कि समाहित किस तरीके से करता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आप जानते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने कितने स्टेज में बांटा था, इसने चार स्टेज में बांटा था, जिसमें कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है, 0 लेवल से 2 साल तक के बच्चा होता है। और यहाँ पर उसके बाद में दूसरे नंबर पे प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर के 7 साल का होता है। उसके बाद होता है आपका 3 नंबर पे क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज। उसमें क्या होता है भाई 7 साल से लेकर के 12 साल तक। और फिर 4th नंबर पे होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से लेकर के कहाँ तक होता है, 15 साल तक होता है। तो ये स्टेज मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और अपने से भी जीन पियाजे को पूरी तरीके से पढ़ के जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि भाई
अनुकूलन जो है दो मूल क्रियाओं में क्या होता है, समाहित होता है, मिलता है, किस तरीके से मिलता है। तो इसका सटीक आंसर देखेंगे यहाँ पर, ये देखो पहले पढ़ लो एक बार, समायोजन वो समावेशन, ठीक है ना। देखो भाई आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ा है तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन, यानी कि उसमें समायोज होना, एक दूसरे से मिलना, और समावेशन, यही इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जब जीन पियाजे को मैंने बोल दिया, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन भी देखो भाई जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को क्या करता है, व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक व कठिन महसूस करते हैं। कहने का क्या मतलब, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, संवेदी, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, ये लेवल होते हैं, ठीक है ना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें एज के अनुसार मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया है। तो एज के अनुसार आपको क्या देखना है, एज के अनुसार आपको देखना है कि किस एज में बच्चा क्या कर पाता है, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो संवेदिक तो है स्टेज, छोटा सा स्टेज होता है, इसमें तो कोई बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता, वो बच्चे से माँ बाप से ही सीखता है। दूसरा क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं कर पाए, यहाँ भी बच्चा जो है छोटा होता है, यहाँ भी क्या है, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल का बच्चा है, तो यहाँ किसी तरह की कठिनाई उसको नहीं आती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा जो है देख करके सीखता है। देखो भाई इसको मैं समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि जीन पियाजे बार बार घूमता है। देखो एक बच्चा जो है, अगर आप बच्चे के सामने में एक गिलास पेश करते हैं, ठीक है ना, एक गिलास का जो शेप है इस तरीके से, ठीक है। अब इस गिलास में पानी भरा हुआ है और एक गिलास इस तरीके से, देखो एक गिलास इस तरीके से है और इसमें भी पानी उतना ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, लंबा ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है। बट बच्चा जो है इसमें क्या करेगा, वस्तुओं को तुरंत समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सामने में उसको क्या दिख रहा है, दोनों गिलास बराबर, क्या कहते हैं कि गिलास में पानी भरा दिख रहा है। तो बच्चे क्या बोल देंगे, फटाक से यही बोल देंगे कि भाई उस गिलास में और इस गिलास में दोनों में बराबर पानी है। बल्कि वो देख करके इसको नहीं समझ पाएंगे कि भाई इसमें क्या कहते हैं कि ये चौड़ा है तो इसको समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि संक्रियात्मक कठिनाई महसूस करते हैं, वो कैसे, जैसे कि आपने ये कहा कि भाई 2 को 2 से डिवाइड करो, तो उसने कर दिया। अब आपने ये कहा कि इमेजिनेशन करो कि एक्स की वैल्यू इतनी है, तो वो फिर नहीं समझ पाएगा। तो इसमें यही कहा है। तो आई होप कि ये फिर समझ में आ गया होगा। तो क्या है इसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका लेव वाइगोट्स्की। देखो भाई वाइगोट्स्की जीन पियाजे के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइगोट्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, देखो वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ZPD आपको याद रखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन्होंने पूरी तरीके से बताया था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 6ठे नंबर पर जो है बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने के लिए मदद करता है, ठीक है। बच्चे की सोच जो है में रुकावट पैदा करता है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि बच्चे का जो क्या कहते हैं कि आत्मकेंद्रीय दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। तो 6ठे नंबर का जो सटीक आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका पहला। देखो यहाँ पर पहला हो जाएगा कि बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, ठीक है ना। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और विनियमित का मतलब होता है क्या कहते हैं कि रेगुलेट, ठीक है ना। विनियमित का मतलब होता है रेगुलेट कर पाना, यानी कि कंट्रोल कर पाना। तो बच्चे को अपनी सोच रेगुलेट कर पाना, कंट्रोल कर पाने में मदद करता है, बिल्कुल यही जी या वाइगोट्स्की साहब कहते हैं। देखो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी वाइगोट्स्की साहब का ही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वाइगोट्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम के किस प्रकार मदद कर सकते हैं। पहला है उपयुक्त इनाम देकर, बिल्कुल नहीं भाई, देखो इनाम को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सख्त सज़ा तो एकदम काट दो, अगर आगे आपको पनिशमेंट देना है बच्चों को तो बिल्कुल काट दो, वो आंसर बनेगा ही नहीं। तीसरे में आपका मदद की मात्रा बढ़ा करके और मदद का स्वरूप को बदल करके, ये इसका आंसर सटीक हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि देखो भाई मदद बढ़ा देना है बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, और मदद का स्वरूप यानी कि उसकी शक्ल भी बढ़ा देना है अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपका बहुत क्लियर हो रहा होगा। और इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है। मैं आपको बता सकता हूँ 100+ आप लेकर के आएंगे। 8वें नंबर पर लिखा है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षक हमें जो है बाहर खेलने की अनुमति यानी कि परमिशन नहीं देंगे। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। आपको पूरी तरीके से पता है कि मोरल डेवलपमेंट दिया था, यानी कि नैतिक विकास किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। तो नैतिक विकास की कितनी अवस्था है, 3 अवस्थाएं मैंने बता दिया है, और सब में 2-2 अवस्थाएं बटी हुई है, ठीक है। पहला क्या था आपका प्री
कन्वेंशनल है, उसके बाद में क्या है आपका कन्वेंशनल, और लास्ट में है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये चीज़ मैंने बता दिया है और पूरी तरीके से इसको आप देख भी लेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है कि भाई 7 नंबर पर इसका सटीक आंसर क्या, सॉरी 8 नंबर पर इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर पर इसमें देखेंगे तो आज्ञा पालन एवं दंड। देखो भाई दंड आ गया तो क्या कहेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं कि अभिविन्यास, और अभिविन्यास का मतलब क्या होता है ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली भाई आज्ञा पालन एवं अभिविन्यास ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं होगा, है ना, अधिकारिकता बिल्कुल नहीं, समाज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, आज्ञा पालन का जो अभिविन्यास यानी डायरेक्शन है अगर आप उसको देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सीख पाएगा। उसके बाद में देखेंगे हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं जैसे ही आएगा बिल्कुल आपको सतर्क रह जाना है, ठीक है ना। तो 9 नंबर पर यहाँ पर देखेंगे बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, हो ही नहीं सकता है। बुद्धि जो है स्थिर नहीं है, यानी कि जो क्या कहते हैं कि एक ही जगह पे टिका नहीं रहता है। तो यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा हुआ है, बाकी जो है सब सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं एक बाल केंद्रित शिक्षा, या बाल केंद्रित शिक्षा से मतलब क्या होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आप किसको मानते हैं। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो शिक्षा की कोई भूमिका हो ही नहीं सकता भाई। शिक्षा की भूमिका होती है, शिक्षा की सक्रिय भूमिका होती है ना, तथा विद्यार्थी निष्कर्ष नहीं होते हैं। बिल्कुल विद्यार्थी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई भूमिका तो होती है और विद्यार्थी क्या कहते हैं निष्क्रिय होता है, ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक भी निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत है। लास्ट में लिखा हुआ है कि शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय की भूमिका होती है, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। सक्रिय यानी कि जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है दोनों जो है एक्टिव होगा तभी जाकर के बाल केंद्रित शिक्षा होगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कथन ए और कथन आर, ये देखो टाइम आपका लेने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है और टाइम बहुत ज़रूरी है आपको बचाना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आप कर पाएंगे उसको मैं सटीक तरीका बताता हूँ। देखो क्वेश्चन है ए में, ये लिख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कक्षाओं में लड़के गणित व ज्ञान में लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करने में क्षमता रखते हैं, एक हो गया। और दूसरे लाइन पे क्या लिख रहे हैं, आर में लिख रहे हैं कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व विज्ञान क्षमताओं सहज रूप से मौजूद होती है। देखो भाई मुझे तो क्वेश्चन ही ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों में तो बात वही है ना। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला लिखा है कि ए आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। और दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन क्या कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और तीसरे पे है ए सही है आर गलत है, ठीक है। और लास्ट में है तुम्हारा ए और आर दोनों गलत है, और यही होगा इसका सटीक आंसर कि इस तरीके को अपनाना बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसे नहीं अपनाया जाएगा। 12वें क्वेश्चन पे देखेंगे, इसका सटीक आंसर चौथा हो गया, आपको पता चल गया। 12वें क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020। देखो भाई ये नया बना है, इसमें से क्वेश्चन एनटीए बहुत पूछता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। आई होप कि मैं भी आपको जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जितनी भी नीतियां सन 2020 में रखी गई हैं उसके अनुसार शिक्षा नीति किस पर जोर दिया है, क्या कहते हैं कि चर्या यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है आपका उसके लचीलापन पे, या फिर पाठ्यचर्या के मानकीकरण पे, पुस्तकों के संदर्भित पे, या फिर क्या कहते हैं कि रटकर तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी चीज़ें तो सही है, लेकिन जो सन 2020 का पाठ्यचर्या है वो कह रहा है कि भाई लचीलापन होना चाहिए। बच्चों का जो पाठ्यचर्या है वो बहुत लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भाई खेल खेल में सिखाओ ना, इतना रटाने क्या ज़रूरत है, ये कहने का मतलब है। 13 पे चलते हैं, मूल्यांकन के केंद्र क्या होना चाहिए। सपोज दैट कि आप जो एग्ज़ाम लेते हो ना, मूल्यांकन करते हो ना, अनुकरण करते हो ना, बच्चों का जो टेस्ट लेते हो, मूल्यांकन का मतलब यही है। तो वो किस केंद्र पे होना चाहिए, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, किस आधार पर आप उसका जो है ये ले सकते हैं, एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम के बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर पर क्या कह रहा है कि अधिगम करता क्या नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वही चीज़ आप चेक करें कि क्या नहीं कर सकता है और फिर उसकी पिटाई करें, गलत हो जाएगा। कक्षा के दूसरे बच्चों की तो देखो भाई तुलना भी नहीं करते हैं कभी। बच्चों को अगर तुलना आ गया ना तो उसे काट दो, बिल्कुल। बच्चे को मारना आ गया कहीं तो एकदम काट दो, है ना। तो उसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि मानक वर्ग के बच्चे की लेबलिंग, क्या कहते हैं कि लेबलिंग कहना है कि भाई लेबल लगा दिया, तुम बहुत बढ़िया बच्चा है, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये भी नहीं कर सकते हो आप क्लास में, ठीक है ना। ये भी कट जाएगा। लास्ट में बचेगा आपका अधिगम करता क्या और कैसे सीख रहा है, ठीक है, इसका वर्णन करना एकदम सटीक आंसर होगा। आई होप कि इसको समझ रहे होंगे आप, है ना। तो इस तरीके से जो आंसर होगा ना उसी को आप समझ पाएंगे, तभी इसको कर पाएंगे। और मैं आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक
ठीक है, रचनावादी, कक्षा कक्ष जिसमें से बच्चे की व्यक्तिगत, ठीक है, फिर दोबारा से आ गया देखो, व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करना, ठीक है ना। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे उसका आंसर क्या है कि बैठने की तय व्यवस्था, बिल्कुल भी नहीं भाई। बैठने से क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, शिक्षकों का केवल निर्देश, देखो केवल आ गया है, केवल निर्देश काम नहीं करेगा, डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, उसका ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है शिक्षकों का। उसके बाद में आता है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना। देखो भाई, तथ्यों को याद कर लेना ही तो सब कुछ नहीं है ना। तो लास्ट में आता है आपका 4 नंबर पे क्या, देखो बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, बिल्कुल ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चौथा जो है इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर। देखो इससे बच्चों का लाभ हो रहा है, यही आपको मेंटालिटी बना करके आगे बढ़ना है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्ष में समालोचनात्मक, ठीक है ना। तो समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है, समालोचनात्मक मतलब होता है क्रिटिकल, यानी कि आप जो है आलोचनात्मक तरीके से किस तरीके से बच्चों को जांच सकते हैं। पहला है 325 और 486 को जमा करो, बिल्कुल ये तो नहीं होगा भाई। इस तरीके से आलोचना कैसे जांच कर सकते हो आप, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, पहला कट जाएगा आपका। दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं कि शोषण को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, परिभाषित से तो मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर क्या कहते हैं कि दूसरे भी हो गया, हाँ बाल विवाह का कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन से। चौथे नंबर पर देखो, बढ़िया से पढ़ो, अपने शहर में प्रदूषण के भिन्न भिन्न कारणों के विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न भिन्न उपाय भी सोचिए, यहीं पर है इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, क्रिटिकली तरीके से सोचेंगे, आलोचनात्मक तरीके से चीज़ों को सोचेंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशी की संस्कृति को क्या कहते हैं कि दर्शाता है। और इसमें देखो समावेशन बहुत घूमेगा, आपको बता दूं मैं। और समावेशन का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सभी बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, सबको मिला करके बिठा करके पढ़ाना। तो इसमें इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा उसको देखेंगे हम लोग 16 नंबर पे। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल भाई, देखो समावेशी अगर बात आ गया है तो क्या कह रहा है, ज़रूरतों को, यानी कि जैसे जैसे बच्चों की ज़रूरत है तो वैसी वैसी चीज़ें अगर आपने उसको प्रदान करा दिया तो वही तो है समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। तो इसके अनुसार यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा वैल्यूएबल है। 17 नंबर पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। 17 नंबर पर कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से विविध क्या कहते हैं कि विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आपका क्लास है जहाँ पर अलग अलग तरीके की संस्कृति भरी हुई है, चीज़ें भरा हुआ है, तो आपको बचना किस चीज़ से है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो 17 नंबर पर जो पूछा हुआ है, देखिए पहला कह रहा है कि चर्चा में विविध संस्कृति के उदाहरण लगाना। देखो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि उदाहरण से इसमें कोई लेना देना नहीं है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शैली विकसित करना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इसका सटीक आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बात हो रही है उपयुक्त पाठ्यक्रम की, और इसका जो है सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 17 के बाद में 18 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, यानी कि क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होता है, तो गुणज विकल्प से होगा क्या। देखो यहाँ पर आप बढ़िया से देखो, ठीक है, इसको बढ़िया से देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। उसके गुंज विकल्प पे होगा, या फिर लेखन पे होगा, या वाचन पे होगा, या फिर क्या कहते हैं कि गति समन्वय विकल्प से होगा, बिल्कुल नहीं। इसका जो सटीक आंसर होगा बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं वाचन विकल्प से होगा, विकल्प से होगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्या कहते हैं कि उसको परख करके या फिर देख करके ही तो उसका सटीक आंसर बताया जा सकता है। 19 नंबर पर देखेंगे क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि भाई गतिक दिव्यांग वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ समावेशन बहुत आ रहा है, और ये देखो गति दिव्यांग यानी कि वो वैसे बच्चे जो कि दिव्यांग है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है आपको कि भाई ऐसे बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो किससे बचना है, इसमें ज़रूरी है, ठीक है। इसमें पहला है कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय, कक्षा मतलब जानते क्लास, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, प्रयोगशाला यानी कि जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है का आवंटन करना। बिल्कुल मुझे लगता है कि यही इसका सटीक आंसर है। क्यों, क्योंकि भाई इसने पहले ही बोल दिया है दिव्यांग, तो फिर दिव्यांग के लिए क्लास क्या करोगे आप, सबसे चौथे मंजिले पर लगाओगे या फिर उसकी लाइब्रेरी 5वें मंजिले बनाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा किसके लिए होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर
करता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कि नहीं भाई, इनके लिए क्लास सबसे नीचे, इनकी लाइब्रेरी सबसे नीचे और इनका प्रयोगशाला सबसे नीचे होना चाहिए। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा पहला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 20वें नंबर पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, सृजनात्मक का मतलब होता है क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, ठीक है ना। जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं उसको बोलते हैं सृजनात्मक। विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। देखो इन्होंने क्या कहा है कि भाई नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं का आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहले में क्या हो जाएगा आपका उच्च क्रम के, क्या कहते हैं, उच्च क्रम समस्या समाधान, उच्च क्रम समस्या समाधान बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अभिसारी सोच, ठीक है। अभिसारी सोच का क्या मतलब हो जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है उसकी तरफ सोचना, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी सोच, यानी कि दूसरा वाला, क्योंकि भाई ये इसमें सबसे ज़्यादा दम है। अगर क्रिएटिव बच्चा तुम किसी को कहते हो ना, तो उसके अंदर में क्या है, क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे कि अभिसारी कहते हैं। तो भाई देखो वर्ड ला करके भी फंसाते हैं। मैं ये कहूँगा कि वर्ड को भी अच्छे तरीके से लिखते जाओगे आप अपनी कॉपी में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। 21 नंबर पर है कि भाई किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक क्या कहते हैं स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। भाई कोई चीज़ है जिसे आप बहुत ही देर तक याद रखना चाहते हो, ठीक है ना, तो उसमें किस तरीके को आप अपनाओगे। पहला स्मृति सहायक विधियों को लागू करोगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका संगठनात्मक चार्ट बनाना, ये भी नहीं होगा, देखो भाई। और उसके बाद में आपका असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, ये जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है कि किस रणनीति से बचना होगा, तो भाई इसी रणनीति से बचना होगा। यानी कि क्या है आपका असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, इस रणनीति से आपको बचना होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 22 नंबर पे क्या कहा है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री क्या होना चाहिए हो, तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखता है। अगर जटिल होगा, जटिल में कठिन होगा, तो बिल्कुल नहीं अच्छे तरीके से सीखेगा भाई। तो ये सो रॉन्ग हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। दूसरे पे क्या कह रहा है कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो। मुझे लगता है भाई इससे ज़्यादा आंसर कोई हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई इसने क्या कहा है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री क्या कहता है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख ही सकता है। तो इसका सटीक आंसर 2 हो जाएगा बिल्कुल। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। तो इसमें 23 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो सटीक आंसर देखिए, पहला क्या कह रहा है, अनुभवात्मक शिक्षा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद है आपका गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो है शैक्षणिक उपलब्धियों को विफलता से अगर जांचेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ही इसका आंसर होगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपसे कह दूँ कि कोई क्वेरीज, अगर कोई क्वेश्चन हो ना आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हम कहाँ बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा देखो सन 2005, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार नहीं हर बार पूछा जाता है। देखो तो राष्ट्रीय के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपका जो सटीक आंसर होगा ये वाला हो जाएगा आपका, बच्चे ज्ञान के निर्माण से सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई ये आपको रट करके जाना है बढ़िया से। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सन 2005 में जो आया था, ये बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि ज्ञान जो है निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये पूरी तरीके से बताता है। 25वें नंबर पर है कि एक संप्रत्यय को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या मतलब किस चीज़ के प्रयोग से बचना चाहिए। तो इसमें देखेंगे आप किस चीज़ के प्रयोग से बचना चाहिए इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका जो क्या कहते हैं कि पहला क्या है, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण। देखो ऐसा नहीं है भाई, उदाहरण से बचने की क्या ज़रूरत है, उस संप्रत्यय से क्या कहते हैं असतत उदाहरण यानी कि कॉन्टिन्यूसली अगर आप जो है उसका उदाहरण नहीं देंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। तो इसी का जो सटीक आंसर है वो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यानी कि उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किससे प्रयोग से बचना चाहिए, तो इस प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, उदाहरण देते रहना चाहिए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में, यानी कि 26 क्वेश्चन। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या फिर जागरूकता
क्या दर्शाती है, ठीक है ना। 26 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो क्या दर्शाती है, यानी कि अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान ही दर्शाती है इसका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 27 में क्या कह रहा है कि कठिनाई की पहचान, यानी कि लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और फिर परिणामों की खोज, ठीक है, तदनुसार कार्य करना और फिर परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से प्रक्रिया के शामिल महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। 27 नंबर में क्या कह रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण चरण है, इस तरीके की चीज़ों को जो अपनाते हैं। पहला है आरोपण, बिल्कुल भी नहीं, आरोपण बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या कह रहा है कि भाई नकल भी नहीं अपनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका समस्या समाधान, बिल्कुल भाई समस्या समाधान को ही अपनाया जाता है। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो सबसे बड़ा मैटर करता है कि भाई कोई समस्या है उसका समाधान किस तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद में देखो फिर से आपका टाइम लेने के लिए कैसा आया है, अभिकथन आया है। पहले नंबर पर एक ए नंबर पर क्या लिखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना क्या कहते हैं कि सार्थक है, यानी कि अच्छा है। दूसरे पे आर पे क्या लिखा हुआ है कि ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर पर देता है जो कि गहन जांच का क्या है, नेतृत्व करने के सहायक होता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लोगे। तो इसका जो पहला मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या करता है बिल्कुल। तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से पढ़ने से आप भी इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। 29 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर 29 नंबर पर खाली जगह को दे दिया इन्होंने। विद्यार्थियों को क्या कहते हैं कि बैरियर महसूस, क्या कहते हैं कि यानी कि बोरियत महसूस होने की संभावना है। किसमें, देखो बोरियत अगर महसूस होगी तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, देखो भाई जो भी आप गतिविधि करा रहे हो ना पढ़ाते समय में, अगर आप उसको महत्व ही नहीं दोगे तो ऑब्वियसली बोरियत तो होबे करेगा बच्चे को। तो यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। 30 नंबर पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, ठीक है, प्रतुष्टि को प्रत्येक प्रेरक के रूप में, है ना, यानी कि मोटिवेशन के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है, अनुचित तरीका है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा उसी को देखेंगे हम लोग। इसका पहला देखिए आप यहाँ पे, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, उसके क्षमता पर अगर केंद्रित प्रतिपुष्टि दोगे तो ये क्या कह रहा है कि भाई उपयोग करने की अनुचित तरीका यही सबसे ज़्यादा है। आई होप कि समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।